तो इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन्होंने कहा कि ए रूट 34 मीटर लॉन्ग लेडर वेइंग 10 kg लीन्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस वॉल। यानी हमारे पास, अच्छा डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है, एक हमारे पास ये वॉल है और एक इस पे लैडर रखा गया है बच्चों, ऐसे लैडर ऐसे, यहां पर म्यू जीरो है, म्यू क्या है यहां पर, जीरो, फ्रिक्शन नहीं है, और ये तब भी रुका हुआ है, और इसकी जो लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ 34 मीटर है, ये पूरी लेंथ 34 मीटर है, और इसका मास कितना है 10 kg। इसका मास उन्होंने कितना दिया हुआ बच्चों, 10 kg दिया हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि feet rest on a floor 3 meter away from the wall as shown in the figure if FF and FW are the reaction forces of the floor and wall then the ratio of FW upon FF क्या होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो हमारे पास लैडर है ये इसके फुट से 3 मीटर अवे है। कितना मीटर अवे, वॉल के फुट से कितना मीटर अवे, 3 मीटर। तो बच्चों अगर 3 मीटर अवे है, इन्होंने हमसे ये कहा कि ये 3 मीटर अवे है और ये रुका हुआ है, तो रुका हुआ मतलब इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो होगा और बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क भी जीरो होगा। ठीक है भाई। तो उन्होंने हमसे पूछा कि यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, रिएक्शन फोर्स लग रहा है, यानी इस सरफेस ने, यानी वॉल ने जो नॉर्मल रिएक्शन दिया लैडर को, वो इस सरफेस के कैसे लग रहा होगा, परपेंडिकुलर। और नीचे जो फ्लोर दे रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, वो लैडर को ऐसे दे रहा होगा। इसको मान लेते हैं, इसका नाम है N1 और इसका मान लेते हैं नाम है कितना, N2। क्लियर है बच्चों। अब इस लैडर के मूव करने की टेंडेंसी किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स तुरंत आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है कि बॉडी के मूव करने की जिधर टेंडेंसी होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है। बेसिकली रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इस लैडर पर इधर लग जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों। तो इतना हमें बेसिक आइडिया था। इसके मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो रॉड के, लैडर के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, ऐसे, कितने का, 100 न्यूटन का। मास 10 kg है तो फोर्स कितने का लगेगा, 100 न्यूटन का। बच्चों ये एंगल मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा होगा। एंगल कितना होगा, थीटा। अब ये पूरी लेंथ, यानी लैडर की पूरी लेंथ जो है स्क्वायर रूट 34 मीटर है, और ये लेंथ कितना है, 3 मीटर। तो ये वाली लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ये वाली लेंथ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 34 का स्क्वायर माइनस कितने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो अगर हम इसका लेंथ निकालें, ये वाली हाइट h अगर हम कैलकुलेट करें बच्चों, तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 34 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली वैल्यू बन जाएगी हमारे पास बच्चों 34 माइनस कितने का, 9 का। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 मीटर लेंथ। यानी ये जो हाइट है, यानी जहां से लैडर हमारा रखा हुआ, जहां पर वहां से कनेक्टेड है, वहां से इस सरफेस की यानी ग्राउंड की जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर है। क्लियर है बच्चों। अब जरा देखो, अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो लैडर है वो रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम आया बच्चों, दो बातें तुम्हारे दिमाग में तुरंत चलनी चाहिए। पहला क्या, बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होने में भी दो बातें, कौन कौन सी, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो ये कि नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो। अब बच्चों हमने आपको सिखाया है कि हम नेट टॉर्क जीरो उस पॉइंट के अबाउट करते हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे होते हैं। तो होता क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस अगर जहां पर लग रहे हैं उसके अबाउट हम टॉर्क लिखेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस का टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा तो नेट टॉर्क भी जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर टॉर्क किसी एक पॉइंट के अबाउट जीरो हुआ तो हर एक पॉइंट के अबाउट क्या रहने वाला है, जीरो। क्लियर है बच्चों।
अब हम फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए हम इस लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर हम लिखेंगे ऑफ लैडर, एफबीडी ऑफ लैडर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। आप जरा देखिए कि लेफ्ट साइड में कौन लग रहा है, N1 लग रहा है। राइट साइड में कौन लग रहा है इसके ऊपर, फ्रिक्शन। बच्चों जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उसी पर देखते हैं कि बाहर से कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो इस रॉड पर वॉल ने रॉड को जो नॉर्मल रिएक्शन दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी इधर दिया, वो हमने दिखाया इधर। और जो फ्लोर के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसको रोकने के लिए, वो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा, इधर, वो दिखाया हमने। और जो फ्लोर ने नॉर्मल रिएक्शन दिया होगा रॉड को, वो कितना लग रहा है, N2, वो भी दिखाया। और इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, mg। सारे फोर्सेस हमने दिखाया, mg हमारा यहाँ पर 100 न्यूटन है बच्चों। यहां पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा बच्चों कि हमारा सिस्टम का एक्सीलरेशन 0 यानी सिस्टम रेस्ट में है, तो यानी बॉडी पर, ये हमें बता रहा है कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है, यानी एफ नेट 0 है। अगर एफ नेट 0 है बच्चों तो तुरंत मैंने आपको बताया कि दो बातें दिमाग में चलनी चाहिए, कौन कौन सा, एफ नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 0 है और एफ नेट वर्टिकल डायरेक्शन में भी कितना है, 0 है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होगा तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा होगा फ्रिक्शन को। मतलब इस रॉड के ऊपर जो वॉल के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उस नॉर्मल रिएक्शन को फ्लोर के द्वारा जो रॉड पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है रॉड पर, वो फ्रिक्शन पर लगने वाले फ्रिक्शन जो लग रहा होगा रॉड के ऊपर उसको बैलेंस करेगा, यानी N1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया हमारा। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लोर के द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है रॉड के ऊपर, लैडर के ऊपर, वो किधर लग रहा है, अपवर्ड, और इसका mg किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। तो हमने कहा कि N2 जो है, N2 ने बैलेंस किया किसको, 100 न्यूटन, यानी ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो बच्चों हमें N2 पता चल गया, लेकिन N2 रिएक्शन फोर्स नहीं है रॉड के ऊपर, लैडर के ऊपर लगने वाला। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो फोर्सेज लग रहा है, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन। तो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब फ्रिक्शन पढ़ाया था बच्चों कि अगर फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों लग रहे हैं तो नेट कांटेक्ट फोर्स आता है। क्या आता है, नेट कांटेक्ट फोर्स। और नेट कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो वेक्टर सम होता है नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का। यानी अगर हम आपसे कहें कि नेट कांटेक्ट फोर्स जो होगा, हम लोग इसको FC से डिनोट कर रहे हैं, वो आता है वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन प्लस फ्रिक्शन। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर सम करेंगे तो हम लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो 2ab cos थीटा में थीटा कितना है, 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास बचेगा क्या, a² प्लस b²। a की जगह n² है, b की जगह कितना है, f²। यहाँ पर n की जगह कितना है, n2। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, और हमारे पास जो नेट कांटेक्ट फोर्स है वो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स का काम कर रहा है, जो फ्लोर ने दिया है किसको, रॉड को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, हम दे रहे हैं F, यानी फ्लोर के द्वारा जो रिएक्शन फोर्स लगेगा लेडर के ऊपर, तो ये आया स्क्वायर रूट ऑफ N2 स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो N2 तो अपन ने निकाल लिया, N2 बराबर कितना है, 100 न्यूटन। लेकिन अभी फ्रिक्शन नहीं कैलकुलेट किया है, तो फ्रिक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, जैसे अभी हम लोगों ने केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखा है, यानी नेट फोर्स 0 करके हमने कौन सा इक्विलिब्रियम देखा है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो अब हम क्या देखेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखेंगे बच्चों। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, टाउ नेट 0 होना चाहिए। टाउ नेट अगर 0 हो गया तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम आया, तो हमारी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, यानी वो मूव नहीं करेगी, ना तो घूमेगी ना तो चलेगी। अब जरा देखो, हमने कहा कि इस वाले पॉइंट के अबाउट आप नेट टॉर्क को 0 कर लो। क्यों ऐसा कहा, इधर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N1, एक नॉर्मल रिएक्शन N2 लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहां पर दो फोर्सेस लग रहे हैं।
तो अगर हम इसके अबाउट लेंगे तो दो फोर्सेस का टॉर्क जीरो हो जाएगा। अगर हम इसके अबाउट लेते थे तो केवल N1 का टॉर्क जीरो होगा, N2 का भी टॉर्क आ जाता, फ्रिक्शन का भी टॉर्क आ जाता, mg का भी टॉर्क आ जाता। क्लियर है बच्चों? तो अगर हम इसके अबाउट लेंगे तो केवल N1 का टॉर्क आएगा और 100 न्यूटन का टॉर्क आएगा। तो अब जरा देखो कि N1 का टॉर्क कैसे आएगा। N1 जो है इस एक्सिस के अबाउट लैडर को कैसे घुमाना चाह रहा है, ऐसे घुमाना चाह रहा है। ऐसे का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और ये 100 न्यूटन जो है इस लैडर को इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, ऐसे। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क आ रहा है वो क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या कर दे, बैलेंस कर दे, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो यानी हम कहेंगे कि यहां पर 100 न्यूटन का जो टॉर्क आए वो N1 के टॉर्क को क्या कर दे, बैलेंस कर दे। अब उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये सेंटर ऑफ मास है तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √34/2, आधा हो जाएगा। अगर ये आधा हुआ तो इसका जो ये कंपोनेंट है जो mg यानी 100 न्यूटन के लिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा बच्चों, ये आ जाएगा √34/2 का क्या, cos थीटा। ये लेंथ इसका x कंपोनेंट जो 100 न्यूटन के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा। अरे क्लियर है क्या? तो ये आएगा √34/2 का क्या, cos थीटा। तो अब जरा देखो, अगर हम टॉर्क लिखेंगे, टाउ नेट को जीरो करेंगे तो हम लिखेंगे 100 इंटू √34/2 cos थीटा, यानी ये हो गया फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क आ गया किसका, 100 न्यूटन का। अब N1 का टॉर्क लिखते हैं भाई। N1 के लिए जो लाइन, N1 की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, इसके लिए यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बच्चों यही होगी, ये वाली। ये कितना आया हमारे पास, 5। तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5। तो यहां से आ जाएगा N1 इंटू कितना, 5। क्लियर है क्या? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 इंटू √34/2 इंटू cos थीटा, जरा देखिए इसमें क्या आएगा। cos थीटा आएगा इस वाले ट्राइंगल में, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनस, तो आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/√34 इज इक्वल टू N1 इंटू 5। यहां से ये देखो कैंसिल हो गया बच्चों, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 300/2 इज इक्वल टू N1 इंटू 5। अब इसको थोड़ा कैंसिल कर दो, ये आ गया 150 और 5 3 जा 15, यानी ये आ गया N1 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, 30 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? तो N1 हमारे पास 30 न्यूटन आ चुका है, और हमने पहले ही देखा हुआ है कि N1 की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 30 न्यूटन। अब जरा देखो कि ये जो N1 है ना बच्चों, यही हमारा N1 ही FW है, यानी रिएक्शन फोर्स बाय वॉल ऑन लैडर है। इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया बच्चों, कितना आया, 30 न्यूटन। और ये वाला फ्रिक्शन अगर उठा के हम यहां रख देंगे, N2 ऑलरेडी हमें पता है, तो हमारे पास FF भी आ जाएगा, फिर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहां से हम FF कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ N2 कितना है बच्चों, 100 का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन कितना आया हमारे पास, 30 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर आ गया 10⁴, यहां पर आ गया 900, तो 100 बाहर कर लेते हैं। 100 बाहर करेंगे तो 10 बाहर आएगा, तो 10 बाहर आ गया। अंदर आएगा कितना, 100 प्लस 3 3 जा 9, तो ये आ गया 10√10 कितना, 9। ये आ गया हमारे पास FF। क्लियर है क्या बच्चों? अब FW हमारे पास पता है 30 न्यूटन, और FF आया 10√109। अब दोनों का रेशियो ले लो, FW अपॉन FF इज इक्वल टू, FW कितना है बच्चों हमारे पास, 30 अपॉन 10√109, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो FW अपॉन FF की वैल्यू आ जाएगी 3/√109। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहां पर 3 तो है लेकिन 113 है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, कितना है, 3/√1।